नमस्कार। आज के वीडियो में 68 बीपीएससी प्री एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि परम आईएएस के द्वारा बनाया गया है। तो फ्रेंड, इसका वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, धैर्य रखिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर आप बीपीएससी प्री का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये बेनिफिट होने वाला है। और इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीके और जीएस के पोर्शन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें। फ्रेंड, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सूचकांक 2021-22 में बिहार का स्कोर रहा है। तो बिहार के स्कोर की बात करें फ्रेंड, तो ये रहा है 30.0, ध्यान रखना है। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार की किस संस्था को ई मार्केट अवार्ड मिला है? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ कॉम्फेड को ये अवार्ड मिला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है कि शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर शोध पुस्तक लिखने के लिए किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को चलाने में मदद करने के लिए किसके नेतृत्व में 12 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रंजीत बजाज के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए राज्यों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा शीर्ष पर रहा है। अगला है किस देश में पहली बार घातक वरोवा प्लेग फैलने के बाद 6 मिलियन से अधिक मधुमक्खियां मार दी गई हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 देखते हैं। 7 में क्या कहा गया? तो 7 क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी का रणनीतिकार माना जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये जो होगा सतिंदर लांबा को माना जाता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये मोहम्मद शमी बन गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारत का सबसे अच्छा शहर मुंबई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में कहा गया नई शिक्षा नीति 2022 को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड बन गया है। आगे हम बढ़ेंगे। कहा गया हाल ही में गुलदाउदी के सर्वोच्च आदेश से सम्मानित किया गया है। तो गुलदाउदी के सर्वोच्च सम्मान से आदेश से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। कुछ ही दिन पहले आपको पता है कि शिंजो आबे साहब को जापान में भाषण के दौरान जो है एक चरमपंथी के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। झारखंड के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एम्स को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये देवघर में। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में कहा गया कि 13 में देख लेते हैं फ्रेंड। 13 में कहा गया कि
इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का पहला राज्य है फ्रेंड हिमाचल प्रदेश। अगला हम बात करें, ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो अभी जो है ये वहाँ पे सीएम बदल गए हैं। सीएम का नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहाँ के? ये किस पार्टी के हैं? तो कांग्रेस पार्टी की वहाँ पे सरकार बनी है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 में कहा गया भारत में चीतों को फिर से लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो नामीबिया के साथ किए गए हैं। आपको पता होगा कि अगस्त में 4 मेल और 4 फीमेल 4 और 4 8 यहाँ पे चीता को लाया गया था, जो कि कूनो नेशनल पार्क, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इनको छोड़ा गया है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कहा गया 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बन गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान को। अगला है पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वावलंबन सेमिनार के दौरान स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना से संबंधित है। अगला है कारगिल युद्ध से जुड़े किस बिंदु का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदु 5140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन में 19 में कहा गया किस राज्य सरकार ने पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं। 19 हमारा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड 19 क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, ये आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 आईसीसी महिला T20 क्रिकेट कप की मेज़बानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये महिला कप की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। 21 की बात करें तो कहा गया भारत के ट्रेंड MMS के सहयोग से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सेंट्रल वर्ल्ड में भारत के दूतावास द्वारा हाल ही में पूर्वोत्तर भारत महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। अगला हम देख लेते हैं, कहा गया चेन्नई स्थित GI डेटाबेस में बिहार की वस्तुओं के लिए GI टैग की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या की बात करें तो ये 14 है। अगला है बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं और ये RJD के जो है ये विधायक हैं। आगे हम बात करते हैं, कहा गया आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये बोध गया को सम्मानित किया गया है। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के समापन समारोह का ध्वज वाहक कौन थे? तो निकहत जरीन और अचंत शरत कमल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम देखेंगे 26। तो चलिए 26 देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन है, कहा गया कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने किस टीम को स्वर्ण पदक दिलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है कि अभ्यास पिच ब्लैक 2022 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया गया था। आगे हम बात करें तो कहा गया भारत में पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा ये हैदराबाद में विकसित किया गया है। अगला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
ने किस शहर में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू किया है? आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। शतरंज प्रतियोगिता FTX क्रिप्टो कप 2022 का विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो 2022 का विजेता कौन है, आपसे बोला गया। तो ध्यान रखिएगा 2022 का विजेता जो है वो मैग्नस कार्लसन है। अगला हम बात करते हैं 31 की। सुवर्ण भूमि के शासक जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और अपने राजदूत के माध्यम से देवपाल से इसके रख रखाव के लिए 5 गांव देने का अनुरोध किया, निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये बालपुत्र देव था। अगला आइए, सल्तनत काल में बौद्ध धर्म का कौन सा रूप प्रमुख था? तो ध्यान रखिएगा ये वज्रयान जो है रूप जो है प्रमुख था। आइए 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया? 33 है कि भगवतीवाद का सबसे पहला ज्ञात पूरा लेखीय साक्ष्य है। तो पूरा लेखीय साक्ष्य वेशनगर में गरुड़ स्तंभ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला आइए, कहा गया बौद्ध साहित्य में महाजनपद काल के 16 जनपदों का प्रायः उल्लेख हुआ है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किन जनपदों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका मगध सही है। फिर हम बात करें अस्मक और कंबोज, तो ABC आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 में कहा गया कि किस भारतीय राजा ने सिकंदर द्वारा नियुक्त सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासक सेल्यूकस को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। अगला आइए 36 की बात करते हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर होगा फ्रेंड ये जो होगा पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, ये सत्य है। आगे आइए 36 के बाद 37 देखेंगे। 37 क्वेश्चन कहा गया 37 है कि किस शासक कहा गया किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को अधिकतम गांव दान दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुप्त राजवंश ने। अगला आइए 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? तो मालविका अग्निमित्रम ये लिखा गया है, अभिज्ञान शकुंतलम कुमार संभवम ये लिखा गया है, लेकिन जानकी हरनामा जो है ये कालिदास साहब की रचना नहीं है। देखिए जानकी हरनामा की बात करें तो ये रचना कुमार दास की है। किसकी है? ध्यान रखिएगा कुमार दास की ये रचना है। 39 के बाद महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो इब्न बतूता था। कौन था? इब्न बतूता। अगला हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अलाउद्दीन से संबंधित अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा उसने खेती की भूमि को माप कर राजस्व एकत्र किया, बिल्कुल सही बात है। आगे हम बात करें उसने पूरे साम्राज्य में राजस्व के उपाय लागू किए। उसने अपने पूरे साम्राज्य में राजस्व के उपाय लागू किए। और अगला कह रहा है उसने प्रांतीय राजपालों की शक्तियों को समाप्त कर दिया, ये भी सत्य है। यानी यहाँ पे आंसर जो होगा फ्रेंड वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 सत्य हैं, बाकी दूसरा गलत है। आइए 41 देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता जो थी वो भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व। अगला है निम्नांकित गद्यांशों के अंतर्गत लगभग 30 वर्षों के सड़क पर अपने करियर के दौरान उन्होंने पूर्वी गोलार्ध की चौड़ाई को पार किया, लगभग 44 आधुनिक देशों के बराबर क्षेत्रों का दौरा किया और अपने पीछे लगभग 73,000 मील की दूरी तय की। पूर्व आधुनिक काल का विश्व का सबसे बड़ा यात्री जिसके बारे में उपयुक्त परिच्छेद संदर्भित करता है, ये कौन सा यात्री की बात हो रही है? तो ध्यान रखिएगा ये भी इब्न बतूता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इब्न बतूता की। आइए 42 के बाद 43 हम लोग देखते हैं। 43 में क्या कहा गया? 43 है
कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़ी गई लड़ाइयाँ का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, फिर यहाँ पे अंबूर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। पहले अंबूर का युद्ध लड़ा गया, फिर प्लासी का युद्ध लड़ा गया, फिर वांडीवास और फिर बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। वहीं हम प्लासी की युद्ध की बात करें तो ये 1757 में लड़ा गया, और हम वांडीवास की बात करें तो ये 60 में लड़ा गया, और अंबूर का युद्ध सबसे पहले लड़ा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 43 के बाद 44 देख लेते हैं। कहा गया लोक निर्माण विभाग 1845 से 1855 में किसके द्वारा गठित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये गठित किया गया था डलहौजी के शासनकाल में। अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के खिलाफ बनाने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की प्रणाली अपनाई थी? तो ये ध्यान रखिएगा, ये मिंटो के द्वारा। तो मिंटो ने आपको पता होगा कि 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले यहाँ का सचिव हुआ करता था और मिंटो यहाँ का वायसराय था। इसने जो है वो रिजर्वेशन कानून लाया था। आगे हम बात करें तो 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर पहला कथन क्या है? दादा भाई नेहरूजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सबसे प्रभावी योगदान यह था कि उन्होंने, अब इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कि अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों के आत्मविश्वास को पुनर्स्थापित किया। किसी अन्य चीज़ों से पहले सभी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये केवल और केवल 1 सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 के बाद 47 देखेंगे। 47 में क्या कहा गया उसको देख लेते हैं। तो 47 है कि यहाँ पे आपको विचार करना है। दावा है कि 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध ब्रिटिश सरकार से आज़ादी हासिल करने में असफल रहा। कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लोकप्रिय समर्थन नहीं था और महत्वपूर्ण राज्यों के अधिकांश भारतीय शासकों ने संघर्ष से भाग लिया। तो ध्यान रखिएगा, ये और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। आपका 47 का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 क्वेश्चन देखते हैं। 48 कहा गया कि डेविड हारे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंद कॉलेज की स्थापना की? तो कोलकाता में हिंद कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। राजा राममोहन राय की बात आपको पता है कि इन्हें राजा की उपाधि पहली बात किसके द्वारा दी गई? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। और ध्यान रखिएगा, राजा राममोहन राय जो है बहुभाषा विद थे, बहुत सारे इनको लैंग्वेज पता थे। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और आधुनिक भारत का अगर पिता कहा जाता है तो राजा राममोहन राय को ही माना जाता है। आगे हम बात करते हैं 49 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई, जो कि सरासर गलत है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। आगे हम बढ़ते हैं। कहा गया दूसरा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, लाला लाजपत राय ने अपने सामाजिक सुधार कार्यक्रम के समर्थन में वेदों के अधिकार के लिए आर्य समाज की अपील का विरोध किया। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट की हम बात करें तो पहला तो गलत हो गया। तीसरा देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने स्त्री शिक्षा के लिए अभियान चलाया। चौथा है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों के बीच काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। तो इसमें स्टेटमेंट आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दूसरा भी गलत है, तीसरा और चौथा सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए,
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करी जाए तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये बात ध्यान रखना है। और पहले कांग्रेस के INC के अगर बोला जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। दूसरे कौन थे? तो दूसरे जो थे वो दादा भाई नेहरूजी थे। तीसरे की बात करी जाए तो तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी थे। और चौथे पूछा जाए तो जॉर्ज यूले थे। ये भी बात ध्यान रखनी है। अगला है 51, कहा गया स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन है, इसने स्वदेशी शिल्पकारों के शिल्प और उद्योग पुनरुद्धार में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो यहाँ पे आपको विचार करना है। तो पहला गलत है, केवल एक ही सही नहीं है, बी केवल 2 सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या क्या है। तो आगे कहा गया कि यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ये आपके कथन सत्य हो जाएंगे। आगे आइए, कहा गया कि किस क्रांतिकारी ने यह कथन दिया था, भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करो और पूरे एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाओ। ये स्टेटमेंट, ये जो नारा जो है वो रास बिहारी बोस के द्वारा दिया गया था। ये वही रास बिहारी बोस हैं जिन्होंने सूरत अधिवेशन जो कांग्रेस का हो रहा था उसमें इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें 53 देख लेते हैं। कहा गया निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए हम देखते हैं। पहला कहा गया साइमन कमीशन की नियुक्ति, ये आया था 1828 में, 27 में नियुक्ति हुई। जलियांवाला बाग मस्केयर जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और महात्मा गांधी का दांडी मार्च 30 अप्रैल 1930 को हुआ। और 30 अप्रैल नहीं, 12 अप्रैल 1930 को हुआ। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो है ये ध्यान रखिएगा, हम बात करें फिरोज शाह मेहता की, तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु पहले हुई थी। फिर उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे दूसरा जलियांवाला बाग मस्केयर, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। फिर दूसरा यहाँ पे आपका जलियांवाला बाग 1919 में। फिर साइमन कमीशन, ये माफ़ कीजिएगा 1800 नहीं 1900 यहाँ पे 27 में। तो पहला ये फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। फिर आपका यहाँ पे जलियांवाला बाग दूसरा हो जाएगा। फिर पहला जो है साइमन कमीशन हो जाएगा 1927 में। और फिर जो है यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए, यानी चौथा फिरोज शाह मेहता की पहली मृत्यु। फिर आपका दूसरा की बात करेंगे तो दूसरा जलियांवाला बाग 1919 में। फिर महात्मा गांधी का दांडी मार्च ये कब हुआ था, तो दांडी मार्च 1930 में। और फिर हम बात करें ये साइमन कमीशन की आया था 1927 में। तो साइमन कमीशन पहला और ये, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 53 के बाद 54 देख लेते हैं। 54 में कहा गया है, किसने कहा है कि संविधान के मसौदे में भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक बड़े हिस्से को पुनः प्रस्तुत किए जाने के आरोप के संबंध में मुझे क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। तो ये डॉक्टर अंबेडकर साहब का कथन है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया की हम बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे क्रिप्स मिशन के प्रति भारतीय निराश थे। भारत पर जापानी हमले का खतरा था। और अगर हम बात करें AICC द्वारा अगस्त 1942 का प्रस्ताव पारित करने का कारण, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 55 के बाद 56 देख लेते हैं। 56 क्वेश्चन है। 56 में कहा गया, ध्यान दीजिएगा कि
वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरी कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी की हम बात कर रहे हैं तो त्रिपुरी जो है ये है फ्रेंड जबलपुर में। जबलपुर में कहाँ पे? जबलपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगला आते हैं, कहा गया कि कथनों पर विचार करें। दावा है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की और इसने प्रत्येक अल्पसंख्यक को अलग मतदाता के आधार पर निर्वाचित होने के विधायिका में कई सीटों की अनुमति दी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर ए। 57 के बाद 58, 21 जून को सूर्य का क्या होता है? तो 21 जून को सूर्य की बात करें तो आर्कटिक सर्कल में क्षितिज के नीचे यहाँ पे एक आर्कटिक स्केल में क्षितिज के नीचे सेट नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित, यहाँ देखिए 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें फ्रेंड तो इनमें से कौन सा? दो की बात करें तो कोटोपैक्सी, फिर एटना और फुजियामा। 2, 3 और 4 ये सब जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 के बाद 60 है, निम्नलिखित को मिलाएं। तो निम्नलिखित को मिलान करना है तो चलिए हम देख लेते हैं। मिलान की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं, कहा गया कि यहाँ पे है, कहा गया कि जिब्राल्टर की खाड़ी। तो जिब्राल्टर की खाड़ी का मिलान हम अफ्रीका और यूरोप के बीच करेंगे, यानी आपका ए का 3 हो जाएगा, ये पहला गलत हो गया और यहाँ पे आपका चौथा गलत हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा मलक्का जलडमरू मध्य की। तो मलक्का जलडमरू मध्य की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया और मलेशिया। तो बी का आपका जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। तो बी का 1 सी में है तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, ये 60 के बाद 61 देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 61 कहा गया कि पालाघाट किसके बीच स्थित है? तो पालाघाट की बात करें, ध्यान रखिएगा पालघाट, तो पालघाट की बात करें किसके बीच स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 की बात करें तो निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर पहले का हम देखें तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा कहा गया कि रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। बद्रीनाथ से अलकनंदा बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सत्य हैं। अगला देखिए 63 कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे फिर से मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, अगर इसकी बात करेंगे तो ये कावेरी नदी होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि से घिरी नदी है? तो भूमि से घिरी नदी की बात करें तो लूनी नदी है। अगला है 65 कि गंगा के मैदान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर मानसून की वर्षा कम हो जाती है। आर है गंगा के मैदान में नमी धारण करने वाली मानसूनी पौने ऊपर की ओर बढ़ती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ये ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 65 के बाद 66 नंबर, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया डिस्कस करते हैं। कहा गया
कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है। तो 1919 की प्रमुख विशेषता की बात करी जा रही है। तो पहला है प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत, और दूसरा मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सत्य हो जाएगा। आगे आइए 67 कहा गया कि यहाँ पे देखेंगे कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। दावा, भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। भारतीय संविधान में कुछ मांगा हुआ विशेषताएं हैं, मांगी हुई विशेषताएं हैं। तो इसमें हम बात करें तो दावा और कारण दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, लेकिन RA का सही व्याख्या नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 67 के बाद 68 देखते हैं। 68 में सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो चलिए हम करते हैं सूची 1 का मिलान सूची 2 से। तो ध्यान दीजिएगा, ये संविधान का भारत का राष्ट्रपति चुनाव, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें फ्रेंड, तो ध्यान रखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे कहा गया कि अनुच्छेद 54, तो अनुच्छेद की 54 की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दूसरे अनुच्छेद 75 की बात करें तो अनुच्छेद 75 का जो होगा, अनुच्छेद 75 से प्रधानमंत्री और कैबिनेट की नियुक्ति का प्रावधान है। और वहीं अनुच्छेद 55 की बात करें तो वो राज्य के राज्यपाल की बात होती है। और अनुच्छेद 164 से किसी राज्य की मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का चुनाव होता है। यानी 68 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। आइए 69 की बात कर लेते हैं। कहा गया कि नए राज्य के गठन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो पहला कहा गया कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है, सत्य है। वहीं हम बात करें इस तरह के कानून में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन के प्रावधान होंगे, ये भी कथन सत्य है। और अगर हम बात करें कि इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के प्रायोजन के लिए संविधान का संशोधन माना जाएगा, ये गलत है। और इस तरह के कानून को लागू करने के लिए कोई विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे उन राज्यों के विधानमंडल को नहीं भेजा गया है जिनके सीमाएं या नाम प्रभावित होते हैं। तो ये सब सत्य हैं, सी आपका असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आइए 69 के बाद 70 देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया? कहा गया कि यहाँ पे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है, क्योंकि तो अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे यह संविधान में लिखा हुआ है। वहीं हम बात करें तो व्यक्तित्व विकास के लिए यह आवश्यक है। और यहाँ पे कहा गया कि संसद इसके खिलाफ कानून बना सकती है। 1, 4, 5 ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 70 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन 71 क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल कौन सा है? मानव तस्करी और जबरन श्रम निषेध, नशीली पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य दवाएं, औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर खपत पर प्रतिबंध। तो यहाँ पे जो आंसर होगा फ्रेंड ये आपका केवल 2 इसमें सत्य है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ये न तो 1 और न ही 2 सत्य हैं।
73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? कहा गया कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के संबंध में चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल गलत है। इसमें कहा गया कि कथनों पर विचार करिए, तो चलिए पहला गलत है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या कहा गया कि उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे अपने चुनाव की तारीख से 6 महीना के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा, बिल्कुल ये सत्य है। वहीं यदि वह इस्तीफा देना चाहता है तो उसको इस्तीफा पत्र डिप्टी स्पीकर को संबोधित करना होगा। तो ध्यान रखिएगा 74 की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो ये आंसर जो होगा वो केवल और केवल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये पहला दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा जो है केवल और केवल तीसरा सत्य हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया सूचना का अधिकार क्या है। सूचना का अधिकार की हम बात करते हैं तो सूचना का अधिकार ध्यान रखिएगा ये जो है यह एक मौलिक अधिकार है और यह एक कानूनी अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपसे बोला गया, तो ध्यान रखिए नॉट जहाज की गति का माप है, नॉटिकल मील परिवहन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इकाई है, प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, समय मापने की इकाई नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला है कि एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद हिट करता है जो बाद में समतल मैदान पर लुढ़क जाती है। कुछ दूरी तय करने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्योंकि गति का विरोध करने वाली गेंद पर एक बल है, इसलिए। आगे 77 के बाद 78 देख लेते हैं। कहा गया कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सही परिणाम होगा। तो आंसर देख लेते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान जो होगा वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 78 के बाद 79 देखते हैं। कहा गया कि यहाँ पे कि ठंड के मौसम में जलीय जंतु तब जीवित रहते हैं जब झील की ऊपरी परत का पानी बर्फ में जम जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए बर्फ की सबसे ऊपरी परत के नीचे पानी की परत होती है। अगला है 79 के बाद 80 की बात करें तो कहा गया प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि इसमें छोटे कण होते हैं, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, प्रकाश परिवेश में परिलक्षित होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगला है कार चलाते समय आप अपनी पीठ पर यातायात देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे। तो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। अगला है 82 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। कहा गया पहला कि यदि मैजेंटा और पीले रंग के वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। दूसरा कहा गया कि यदि सियान और मैजेंटा रंग के वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेदित रंग क्षेत्र का रंग नीला होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला हम बात करते हैं परम शून्य तापमान क्या होता है। तो इसका बात करें तो सैद्धांतिक रूप से सबसे कम संभव तापमान परम शून्य तापमान होता है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में हम देखेंगे कि क्या कहा गया। 84 में कहा गया है कि निम्नलिखित
में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए सत्य असत्य कथन को आपको बताना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। किसी भी जल विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल से अधिक होता है, ये सत्य है। किसी विलयन में विलेय मिलाने से उसका जल विभव बढ़ जाता है, तो ये जो है सत्य नहीं है। किसी भी विलयन का जल वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब से कम होता है, सत्य है। जब विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो विलयन को दाब देकर जल के प्रवाह को रोका जा सकता है, ये भी सत्य है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे चलिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है ये कीड़ों को नष्ट कर सकता है, वे धूल हटाकर कपड़े साफ कर सकते हैं, इनका उपयोग बीमारियों के इलाज में किया जा सकता है, वे स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित करते हैं। तो ये सब सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आगे आइए 86 की बात करते हैं। कहा गया कि स्टेनलेस स्टील, ध्यान रखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है। तो लोहा की बात करें तो लोहा में क्रोमियम और निकेल मिलाकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। अगला है किस प्रक्रिया द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये आसवन प्रक्रिया के द्वारा। अगला है वायुयान के टायरों में हवा भरने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो नाइट्रोजन गैस होती है, ध्यान रखिएगा। अगला है कहा गया कि अम्लीय वर्षा में निम्न में से किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक होती है। आगे हम बात करें, चलिए 90 की बात कर लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। अगला की बात करें तो कहा गया कि निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का लाल रंग होता है। तो टमाटर का लाल रंग की बात करें तो लाइकोपीन के कारण होता है। मेंडल का वंशागति का सिद्धांत आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यौन प्रजनन पर आधारित है। आगे हम बात करें 93 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। अगला है एंजाइम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एंजाइम के बारे में स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे पहला हम लोग जानते हैं वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे अपने क्रिया उस स्थान पर करते हैं जहाँ उनका उत्पादन होता है। तो 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 95 की बात करें तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल आवश्यक है। अगला है 95 के बाद 96, चलिए देख लेते हैं। 96 क्वेश्चन क्या है। 96 में दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को प्रभावित करती है। अगला है 97 देख लेते हैं। कहा गया कि एक शादीशुदा जोड़े ने एक लड़के को गोद लिया, कुछ साल बाद उनके जुड़वा लड़के पैदा हुए। दंपति का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव और O निगेटिव है। तीनों बेटों का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और O पॉजिटिव है। दत्तक पुत्र का रक्त समूह है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, ये जो है ऑप्शन है यहाँ पे आंसर हो जाएगा O पॉजिटिव होगा। अगला है हृदय। कहा गया कि हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियां कहलाती हैं। तो हृदय को रक्त आपूर्ति करने वाली जो धमनियां होती हैं उनको कोरोनरी धमनी के नाम से जानते हैं। अगला है मानव शरीर
की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में शामिल प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण में शामिल प्रक्रिया निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर हम बी देखते हैं, मुक्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर संचित किया जाता है, ये आपका है। आगे हम बात करते हैं 101 की। तो कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, उदारीकरण का अग्रदूत जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला 101 के बाद आइए 102 हम जो देखते हैं। 102 क्वेश्चन क्या कहा गया? कहा गया कि वर्तमान में लोगों के आराम का त्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधन की बचत निम्नलिखित में से किस अवधारणा की परिभाषा है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये सतत विकास की अवधारणा की परिभाषा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा 20वीं सदी के 60 के दशक के अंत में हरित क्रांति की प्रकृति का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा ये बीज उर्वरक जल प्रौद्योगिकी। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी मुद्रा की कीमत किसके द्वारा तय की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये तय की जाती है आपका यहाँ पे पहला है विश्व बैंक के द्वारा, दूसरा कह रहा है संबंधित देश द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं की मांग, तीसरा है संबंधित देश की सरकार की स्थिरता और चौथा है विचाराधीन देश की आर्थिक क्षमता। तो आंसर हो जाएगा ये 2 और 3 आपके सत्य होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं 105 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कहा गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक समूह के द्वारा। अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये जो है इसने व्यापार में उदारीकरण लाया है, ये सत्य नहीं है। आगे हम बात करेंगे 106 के बाद 107 आइए हम देखते हैं। अगला है कहा गया यहाँ पे कहा गया कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें सही उत्तर का चयन चलिए हम लोग करते हैं। तो कहा गया दावा और कारण दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य और देखिए गलत है, ये इसमें क्वेश्चन नहीं है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य है? तो मनरेगा का उद्देश्य की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि संपत्ति बनाना, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना और जल प्रबंधन, ग्रामीण आय। तो यहाँ पे 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। अगला है हरियाली योजना संबंधित है। तो हरियाली योजना की बात करें तो हरियाली योजना जो है ये जल प्रबंधन से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है? तो सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश जो है काफ़ी विख्यात है। कंचन किसकी उन्नत किस्म है? तो कंचन भारतीय करौदा की उन्नत किस्म है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए ज्वार भाटा नौ संचालन और मछली पकड़ने में बहुत सहायक होते हैं। उच्च ज्वार बड़े जहाज को बंदरगाह में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने या छोड़ने में सक्षम बनाता है। ज्वार बंदरगाह में गाद जमा होने से रोकता है। कांडला और डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सब सत्य हैं, यानी 1 2 3 4। अगला है कहा गया कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में स्थित है? तो आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में देखते हैं कि कौन सा स्थित है। यहाँ पे दक्षिण में कौन सा स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसलैंड जो है वो स्थित है। आगे हम बात करेंगे 114 की। तो कहा गया कि निम्न में से किसे पूर्वी सागर
की मालकीन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये श्रीलंका को पूर्वी सागर की मालकीन के रूप में जाना जाता है। अगला है डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभी आपने सुना होगा रसिया यूक्रेन का युद्ध, जिसमें डोनबास जो है को रसिया ने यूक्रेन से अलग कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा ये डोनबास जो क्षेत्र है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम बात करेंगे 116 की। तो कपड़े साफ करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अपमार्जक हैं। तो प्रयुक्त होने वाले अपमार्जक कौन है? तो सल्फोनेट्स ये हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली संभावित अंतर और धारा में से प्रत्येक को 2 बार बढ़ाया जाता है तो विद्युत शक्ति की बात करें तो ये क्या 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर के रूप में लेबल किया गया है। दावा ए जो है वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर उपयोगी है। कारण आर ट्रांसफार्मर डीसी सर्किट में इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है। तो आंसर की बात करें तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो कहा गया कि आंसर हो जाएगा कि दावा सच है लेकिन कारण गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आइए 119 की बात कर लेते हैं। तो कहा गया 119 में कि द हेलोजन बीइंग यूज्ड एज एनालॉजिक इज। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो चलिए हम लोग देखते हैं। 119 की बात करें तो 119 जो था उसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर होगा। यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया कि एनाल्जेसिक के रूप में प्रयुक्त हेलोजन है तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। अगर आइए 120 की बात करते हैं। 120 कहा गया इंसुलिन हार्मोन है। तो इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो ये पेप्टाइड है। बिहार की पहली कैबिनेट का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा ये अनुग्रह नारायण सिंह को, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? तो 1995 में। अगला हम बात करते हैं बोगीबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कटिहार जिले में स्थित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2006-07 में। अगला आइए 126 के बाद 127 देख लेते हैं। तो 127 की बात करेंगे। कहा गया कि यहाँ पे ब्राहायोनी पहाड़ी किस शहर कस्बे में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये जो है गया में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बिहार में का सबसे पुराना बांध है? तो आंसर हो जाएगा बिहार का सबसे पुराना बांध खड़गपुर झील बांध है। अगला है मोहम्मद हुसैन खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के किस स्थान से किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्होंने छपरा से किया था। अगला है कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो आंसर हो जाएगा ली ग्रैंड के विरुद्ध। अगला है बिहार में सोरा के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? आंसर हो जाएगा मीर जाफर ने। आगे हम बात करें पटना की राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1770 में। अगला है 133 कहा गया शॉर्ट रिवॉल्ट इन पटना हैड स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? तो इसका जो आंसर हम बात करेंगे 133 की तो ये हो जाएगी आपका 16 अप्रैल 1930 को। आगे हम बात करते हैं 133 के बाद 134 की बात करेंगे। तो यहाँ पे 134 देख लेते हैं।
देखिए 133 को हिंदी में देख लेते हैं। पटना में नमक विद्रोह निम्नलिखित में से किस तारीख को शुरू हुआ था? तो 16 अप्रैल 1930 को ये शुरू हुआ था। 33 के बाद आइए 34 की बात करें तो 34 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था आपसे पूछा गया है, तो ये जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं थे। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1872 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग बिहार से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला। अगला है धारवाड़ चट्टान बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो यहाँ पे जो आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा नहीं करता है। आगे हम बात करें, अगला कहा गया कि बागमती नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा सोमेश्वर की पर्वतमाला। कौन सा? सोमेश्वर की पर्वतमाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी में 29 दिन होते हैं? तो ये आपको पता है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो लीप ईयर जो होते हैं, हर एक 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है और लीप ईयर में 29 दिन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस वर्ष को आप 4 से विभाजित करें और पूरी तरह विभाज्य हो जाए तो उसी वर्ष में जो है वो 29 दिन आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आगे जो है आपके मैथ के ही क्वेश्चन हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास अभी वो संसाधन उपलब्ध नहीं है, जैसे उपलब्ध होंगे मैं मैथ का भी क्वेश्चन करा दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।